हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदनाभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी बड़ी बहुत ही बेहतरीन और शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही हो कि आप अपने सपनों को साकार करने के लिए शानदार लगातार जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, जो हमारी क्लास है एएलपी साइंस की शानदार जबरदस्त क्लास है। इस क्लास में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, क्लास के शुरू में हम पहले ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही क्लास के अंत में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए क्लास आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है साथियों कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है। जी हाँ साथियों, ब्रेड को बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या होता है? ऑप्शन ए है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाली जो खमीर है क्या वो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, या किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, या संरक्षक के रूप में कार्य करता है, या इससे स्वादिष्ट बना देता है? तो साथियों, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला जो खमीर होता है वह किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ध्यान देना है, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। अगला प्रश्न क्या है साथियों, निम्न में से किसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? जी हाँ साथियों, निम्न में से किसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी है अमीबा, ऑप्शन सी है पैरामीशियम, ऑप्शन डी है ईस्ट। निम्न में से किसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो ध्यान देना है, बंडिंग के माध्यम से ईस्ट को तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, लाल सिंधी है। जी हाँ साथियों, लाल सिंधी है भैंसों की प्रजाति, घोड़े की प्रजाति, गाय की प्रजाति, मानव की प्रजाति? तो साथियों, जो लाल सिंधी होती है वह एक गाय की प्रजाति है। गाय की प्रजाति लाल सिंधी कहलाती है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान माना जाता है। जी हाँ साथियों, हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान माना जाता है बिहार, मैसूर, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो साथ ही जो हल्लीकर नस्ल की गाय होती है वो मैसूर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मैसूर कर्नाटका में पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? जी हाँ साथियों, थार पारकर जो प्रजाति होती है वो कहाँ पाई जाती है? जनजाति क्षेत्र में, या राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में, या हड़ौती क्षेत्र में, या तोताबाती क्षेत्र में? तो साथियों, जो थार पारकर प्रजाति होती है वह राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है? जी हाँ, गाय की वह नस्ल जो अधिक दूध देती है उसको क्या बोलते हैं? थार पारकर, शाहीवाल, हरियाणा या गंगातीरी? तो साथियों, जो ये सारी गाय की नस्लें हैं, पहले तो ध्यान रखिए गाय की नस्लें कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, ध्यान रखना है। थार पारकर, शाहीवाल, हरियाणवी या फिर गंगातीरी। तो हमारा प्रश्न क्या था कि जो सबसे अधिक दूध देने वाली, तो शाहीवाल जो नस्ल होती है गाय की वो सबसे अधिक सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल होती है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं? इनमें से कौन सी विदेशी नस्ल की गाय नहीं? कांकरेज, ब्राउन स्विस, या होल्स्टीन फ्रीजियन, या जर्सी गाय? तो साथियों, इनमें से जो करण फ्रीज गाय होती है, क्या ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल की गाय नहीं है? इनमें से कौन सी विदेशी नस्ल की गाय नहीं है? तो जो कांकरेज होती है वो विदेशी नस्ल की गाय नहीं होती, ये देसी नस्ल की गाय कहलाती है। बाकी ब्राउन स्विस, होल्स्टीन फ्रीजियन या जर्सी ये सारी विदेशी नस्ल की गायें होती है। ठीक है, ध्यान रखिए क्या। अगला प्रश्न क्या है साथियों, गनरसी गाय का मूल स्थान कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण कि जो गनरसी गाय है उसका मूल स्थान कहाँ है? गनरसी गाय का मूल स्थान इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड या न्यूजीलैंड? तो गनरसी जो गाय होती है वह फ्रांस उसका मूल स्थान है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या ध्यान देना, भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है? जी हाँ साथियों, भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है? करण फ्रीज, गनरसी, जर्सी या करण स्विस? तो साथियों ध्यान देना है, इनमें से भारत की कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है? इनमें से कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है? तो जो करण फ्रीज गाय है उसकी संकर नस्ल पैदा की गई है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या ध्यान देना है, गाय एवं भैंस कितने दिनों बाद पुनः ऋतुमयी होती है? जी हाँ, गाय एवं भैंस कितने दिनों बाद पुनः ऋतुमयी होती है? 18 दिन, 21 दिन, 23 दिन हुआ 25 दिन? तो ध्यान देना है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 21 दिन बाद वह पुनः ऋतुमयी होती है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है, दुधारू गाय की क्या पहचान होती है? जी हाँ साथियों, दुधारू गाय की पहचान क्या होती है? ऑप्शन ए है अयन पूर्ण विकसित होता है, या फिर दुग्ध नलिका उभरी रहती है, या दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है, या इनमें से सभी। तो साथियों ये सारे लक्षण जो जिस गाय में भी होगी वह गाय दुधारू गाय होगी। अयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है और दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये सारे दुधारू गाय की पहचान है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी इनमें से सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है? जी हाँ साथियों, विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है भारत। तो भारत में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन भैंस की नस्ल नहीं, इनमें से कौन भैंस की नस्ल नहीं है? सुरती, मुर्रा, नीली या मेवाती। तो साथियों इनमें से जो भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है? सुरती, मुर्रा, नीली ये सारी भैंस की नस्लें हैं, लेकिन मेवाती भैंस की नस्ल नहीं है, ये गाय की नस्लों में आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी हमारी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? मुर्रा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण कि मुर्रा जो भैंस होती है वे किस लक्षण से पहचानी जाती है? उसका छोटा मुख होता है, या भारी शरीर होता है, या लंबी पूंछ होती है, या छल्लेदार सींग होती है। तो साथियों मुर्रा जो भैंस होती है उसकी जो सींग होती है वह छल्लेदार होती है, उस सींग के माध्यम से ही आप उसको पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा क्या होती है? जी हाँ साथियों, भैंस का जो दूध होता है उसमें औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? भैंस के दूध में कितने परसेंट वसा उपस्थित होता है? 7.2%, 4.5%, 9.0% या फिर 10%। तो साथियों जो भैंस का दूध होता है उसमें कितने परसेंट वसा होती है? तो ध्यान देना 7.2% यानी 7.2% वसा भैंस के दूध में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये थे आज के ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन जिसमें हम आपको ऑप्शन दे रहे थे और आप अपना उत्तर टिक कर रहे थे। अब हम बिना ऑप्शन के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि दलदली भूमि, जी हाँ, दलदली भूमि से निकलने वाली गैस कौन सी है? ध्यान देना है, दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, मांसपेशियों में हमारा प्रश्न क्या है? मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट का कारण है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो है तो थकावट सी महसूस होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ध्यान देना, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किण्वन का उदाहरण है, इनमें से कौन सा किण्वन का उदाहरण है? तो ध्यान दीजिएगा, किण्वन का उदाहरण को दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सारे दूध के किण्वन का उदाहरण हो जाएंगे। नैक उड़ने वाली छिपकली है। ठीक है, इनमें से उड़ने वाली छिपकली कौन सी हो जाएगी? तो ड्रैको जो होती है वह उड़ने वाली छिपकली कहलाती है। ठीक है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो साथियों जो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्यूरी कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्यूरी कहलाती है। दाब का मात्रक क्या है? तो ध्यान देना है, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल दाब का मात्रक है। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो खाना पकाने का जो बर्तन है उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का, ध्यान देना है, उसकी वो जो उच्च विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए और उसकी चालकता निम्न होनी चाहिए, ऐसा उसका खाने का बर्तन होना चाहिए। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, जो परवलयिक दर्पण होते हैं उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कार की हेडलाइटों में परवलयिक दर्पणों का उपयोग किया जाता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। जी हाँ, जो साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें अंतिम प्रतिबिंब आभासी, आवर्धित तथा ऊर्ध्वशीर्ष होता है। क्या होता है? आभासी, आवर्धित तथा ऊर्ध्वशीर्ष। प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जी हाँ साथियों, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग संचार सेवा के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, संचार सेवा के लिए प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण कि जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर फाइबर ऑप्टिक्स से कार्य करते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। जी हाँ, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। जी हाँ, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना। आकाश का नीला रंग किस घटना का उदाहरण है? तो प्रकीर्णन की घटना का उदाहरण है आकाश का नीला दिखाई देना है।
ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का प्रयोग करते हैं श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में व्यक्त करने के लिए। तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या उदाहरण है। जब भी कोई चीज़ रियल ना हो के अनरियल दिखाई देती है, ऐसी चीज़ें हमेशा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होती हैं। जैसे पेंसिल का ऊपर की पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, एक सिक्के को जो हम पानी में डालते हैं तो ऊपर की ओर दिखाई देना, तो ये सारे जो उदाहरण होते हैं ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कहलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, लेंस किससे बनता है। जी हाँ साथियों, जो लेंस होता है, लेंस किससे बनाया जाता है, यहाँ से देखते हैं। ये प्रश्न है कि जो लेंस होता है वह किससे बना होता है, ध्यान देना है। लेंस फ्लिंट कांच से बना होता है। किससे, फ्लिंट कांच से लेंस अपना बना होता है। मरीचिका का बनना एक उदाहरण है। मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है, प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन का उदाहरण रेगिस्तान की मरीचिका होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न क्या है, ग्रीष्मकाल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है। ग्रीष्मकाल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है, तो प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के कारण ग्रीष्मकाल में मरीचिका दिखाई देती है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है साथियों, वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट में, जी हाँ, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो परवलयी दर्पण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये थी आज की शानदार जबरदस्त क्लास जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, इसी प्रकार से हमारी डेली क्लास सुबह 8 बजे आ जाती है। तुरंत बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और डेली आप हमारी इस क्लास का लाभ उठा सके। साथियों, शानदार जबरदस्त क्लास, यदि आज की हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।